ए विष्णु, क्या कर रहा है वहां? कुछ नहीं भैया, मैं तो बस धूल साफ कर रहा था। सब पता है मुझे कि तू क्या साफ करने की फिराक में है। अगर एक भी चीज गायब हुई ना यहाँ से तो मैं तुझे। क्या हो रहा है यहाँ? कुणाल, क्यों गुस्सा कर रहे हो उस पर? ये बेचारा तो बस अपना काम कर रहा है। ओह डैडी, आपको कुछ नहीं पता, समझे? ये सारा सामान न्यू ईयर पार्टी के लिए रखा है और ये जरूर इनमें से कुछ चोरी करने की फिराक में था। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर एक दिन जरूर होगा, आप देखना। वो सब तो मैं बाद में देखूंगा, पर पहले तुम मुझे इस सारे सामान का बिल दिखाओ। न्यू ईयर पार्टी के नाम पर कितने पैसे बर्बाद कर रहे हो तुम? अरे नया साल तो हर साल आता है, इतना हुड़दंग करने की आखिर जरूरत क्या है? यही तो फर्क है डैडी, आपकी और मेरी सोच में। मेरा मानना है कि न्यू ईयर पूरे 1 साल बाद आता है, इसलिए बाहें फैलाकर और दिल खोलकर इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, और इस चक्कर में तुम्हारा हाथ कितना खुल गया है ये भी मैं देख रहा हूँ। ओफो डैडी, अब बस भी कीजिए। और वैसे भी अब सब मेरे हाथ में है ना, तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन मुझे खर्चे से ज्यादा इस बात की है कि भविष्य को लेकर तुम्हारी क्या सोच है बेटा। थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन ठीक है, पर इतना सब, और वो भी सिर्फ एक रात के लिए। तुम खुद ही सोचो, अगर इसके बदले तुम कुछ गरीबों की मदद करते तो कितना अच्छा होता। जितने पैसे तुम एक रात के सेलिब्रेशन में उड़ा रहे हो, उतने में तो कई परिवारों के महीनों का खर्च निकल आएगा। डैडी, हमारी सोच कभी मेल नहीं खा सकती, इसलिए इस टॉपिक पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। और जहां तक रही बात गरीबों का भला करने की, तो आपके कहने पर ले तो रखा है इस विष्णु के पूरे परिवार का ठेका। इतना काफी नहीं है क्या? इतना कहकर कुणाल वहां से चला गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी सोच सही है। किशोरी लाल भी उसे समझाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब पूरे बिजनेस की बागडोर कुणाल के हाथों में ही थी। इसलिए वो जहां चाहे और जैसे चाहे खर्च कर सकता था। कुणाल के वहां से जाने के बाद किशोरी लाल ने एक गहरी सांस ली और पास ही पड़े सोफे पर उदास चेहरे के साथ बैठ गए। तब विष्णु उनके पास आया और उनके पैर दबाते हुए बोला, मालिक, आप ज्यादा मत सोचिए, वरना फिर से तबीयत बिगड़ जाएगी। बताइए ना, क्या खाएंगे? मैं फटाफट बना कर लाता हूँ। अगर कुछ बनाना ही है तो अपनी किस्मत बना बेटे, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा तुझे यहाँ काम पर नहीं रहने देगा। फिर तू क्या करेगा, कभी सोचा है? अरे मालिक, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपके आशीर्वाद से मेरा छोटू पढ़ाई में बहुत अच्छा जा रहा है। आप देखना, एक दिन उसकी बढ़िया नौकरी लग जाएगी और फिर सब बढ़िया हो जाएगा। अम्मा बाप यही तो गलती करते हैं, अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं, और जब ये उम्मीद टूटती है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। विष्णु, मेरी बात मान और जाकर राठौर जी से मिल ले। मेरे कहने पर वो अभी भी तुझे अपनी फैक्ट्री में काम दे देंगे। वहां कम मेहनत में ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी और तुझे रोज रोज बेइज्जत भी नहीं होना पड़ेगा। ना मालिक, चाहे जो हो जाए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। कोई भी नौकरी आपके चरणों की धूल से कीमती नहीं हो सकती मेरे लिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए सूप बना कर लाता हूँ। विष्णु अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए रसोई की तरफ चला गया। ऐसा नहीं था कि उसे कुणाल के व्यवहार का बुरा नहीं लगता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो किशोरी लाल को छोड़कर नहीं जा सकता था। इसके पीछे 2 वजहें थी। एक तो किशोरी लाल अब बहुत बीमार रहने लगे थे, और दूसरा किशोरी लाल ने विष्णु और उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। चाहे विष्णु के बेटे छोटू की स्कूल फीस भरने की बात हो या फिर हाली बीमारी में इलाज के खर्च की। विष्णु के तनख्वाह के अलावा किशोरी लाल ये खर्चे भी पूरे करते आए थे। दूसरी तरफ विष्णु भी उनका बहुत ख्याल रखता था, साथ ही घर के बाकी काम भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। लेकिन ये सब कुणाल को दिखाई नहीं देता था। उसके लिए तो विष्णु एक बोझ था जो उसके पिता ने उसके सिर पर मढ़ दिया था। भैया, वो कुछ बात करनी थी। क्या है, जल्दी बोल। भैया, वो छोटू के स्कूल की फीस भरनी थी और उसके स्कूल में नए साल का जश्न भी हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ पैसे जमा करने हैं। तो दिक्कत क्या है? यहाँ तो पैसों की खान है ना, जितना चाहे निकाल ले। सुन मेरी बात, अब तक तूने हमें जितना लूटना था लूट लिया, लेकिन अब ये सब और नहीं चलेगा, समझा? 1 तारीख को तुझे तेरी तनख्वाह मिल जाएगी, पर इसके अलावा अब तुझे और कोई भीख नहीं मिलेगी यहाँ से, समझा? कुणाल अपनी बात कहकर वहां से चला गया और विष्णु सिर झुकाए वहीं खड़ा रहा। उसने इस बारे में किशोरी लाल को कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये सब जानने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। वो चुपचाप अपने काम निपटाकर घर पहुंचा, जहां उसका बेटा छोटू बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। बाबा, आप आ गए। बाबा, स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए पैसे जमा करने का कल आखिरी दिन है। मैंने इस बार पूरे 4 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है और उनके लिए कुछ सामान भी चाहिए, तो हम बाजार कब चलेंगे? जरा रुक जाओ बेटा,
अभी मालिक से पैसे नहीं मिल पाए हैं, बोला है 1 तारीख को देंगे, तब चलेंगे, ठीक है? लेकिन बाबा 1 तारीख को ही तो स्कूल में फंक्शन है और पैसे कल तक जमा करने हैं। जो पैसे जमा नहीं करेगा वो किसी कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले सकता। बस 500 रुपए ही तो जमा करने हैं बाबा, मालिक इतने भी नहीं दे सकते क्या? चुप हो जाओ छोटू, मत भूलो कि मालिक की वजह से ही तुम स्कूल जा पा रहे हो, और वैसे भी तुम स्कूल पढ़ने जाते हो ना, तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी फालतू चीजों पर ध्यान देने की और फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। विष्णु की बात सुनकर छोटू का दिल टूट गया और वो रोता हुआ वहां से चला गया। तब विष्णु की पत्नी सुनीता उसके पास आई और बोली, क्या अब भी बच्चा है वो, कब से तैयारी में लगा था और ऐसे आखिरी टाइम पर मना कर दोगे तो कितना बुरा लगेगा उसे। वो तो बच्चा है, पर तुम तो समझदार हो, सब जानती हो, और फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। मैंने बात की थी कुणाल भैया से, उन्होंने साफ बोल दिया है कि अब से तनख्वाह के अलावा और कुछ नहीं देंगे वो, और तनख्वाह भी मिलेगी 1 तारीख को। अब बताओ मैं क्या करूं और कहां से करूं? मेरी सुनते तो बात ही क्या होती, कब से बोल रही हूँ कि मान लो बड़े मालिक की बात और जाकर फैक्ट्री का काम पकड़ लो, वहां तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी और फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मत भूलो सुनीता कि बड़े मालिक ने हमारे बुरे वक्त में हमें संभाला था, और अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं लालची और मतलबी नहीं हो सकता। विष्णु बेइज्जती झेलकर भी किशोरी लाल के घर की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ कुणाल को इसके पीछे विष्णु की गलत मंशा दिखाई देती थी। उसे लगता था कि विष्णु किशोरी लाल की रहमदिली का गलत फायदा उठाकर कुछ तो गलत करने की फिराक में था। वो हर वक्त विष्णु पर शक करता था, उसे तनख्वाह के नाम पर बहुत कम पैसे देता था और काम भी जरूरत से ज्यादा ही लेता था। कहाँ चल दिया तू? घर जा रहा हूँ भैया। क्यों? यहाँ पार्टी चल रही है तो यहाँ का काम कौन देखेगा? पर भैया देख, कल 1 तारीख है और नया साल भी शुरू हो रहा है, तो इस नए साल पर मुझे भी कुछ पुराना नहीं चाहिए, तो बस आज रात संभाल ले, सुबह अपना हिसाब करके चलता बन, समझा? विष्णु अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बार खुद कुणाल ने ही उसे काम से निकाल दिया था। वो किशोरी लाल से मिलने के लिए उनके कमरे में गया, लेकिन उन्हें सोता देखकर वो बाहर से ही लौट गया और जाकर मेहमानों को स्नैक्स देने लगा। और फिर ओह माय गॉड, मेरा नेकलेस कहाँ गया? अभी तो मेरे गले में ही था। क्या हुआ डार्लिंग? व्हाट हैपेंड? मेरा डायमंड नेकलेस गायब हो गया है जो तुमने मुझे अभी भी गिफ्ट किया था। ये लड़की कुणाल की गर्लफ्रेंड थी, जिसे कुछ देर पहले ही उसने एक डायमंड नेकलेस न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में पहनाया था। अब वो हार गायब था। उस वक्त विष्णु भी वहीं पर खड़ा था। कुणाल ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो भड़कते हुए बोला, तो कर ही दिया तूने अपना काम। मैंने तुझे काम से निकाल दिया तो तूने दिखाई दिया ना अपना असली रंग। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ये गलत है। क्या सही है और क्या गलत अभी पता चल जाएगा, तू रुक जरा। इतना कहकर कुणाल ने उसी वक्त सबके सामने विष्णु की तलाशी लेना शुरू कर दिया, लेकिन विष्णु के पास वो नेकलेस था ही नहीं, तो मिलता कहां से? और तभी ओह डार्लिंग, ये देखो नेकलेस मिल गया। जब हम डांस कर रहे थे तो डांस फ्लोर पर गिर गया था। सच जानने के बाद भी कुणाल को अपने किए पर ना तो अफसोस था और ना ही विष्णु के लिए कोई हमदर्दी। उसने विष्णु से ऐसे मुंह फेर लिया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन इस बार विष्णु के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। वो कुणाल की शिकायत करने सीधा किशोरी लाल के पास पहुंचा। मालिक उठिए मालिक, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे माफ कीजिएगा, पर आज कुणाल भैया ने हद पार कर दी है। उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और तो और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे सबके सामने बेइज्जत भी किया। मालिक, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। विष्णु मेरे बच्चे, मुझे पता था एक ना एक दिन ये जरूर होगा, पर मुझे माफ करना बेटा, मैं कुछ कर नहीं पाया। कुछ ही देर में ये साल खत्म हो जाएगा और शायद मैं भी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि इस नए साल के साथ तू नई शुरुआत करेगा। राठौर जी से मैंने बात कर ली है, उनके रहते तुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जा बेटा, अब चला जा इस घर को और मुझे छोड़कर। आज ये बात मैं एक मालिक नहीं बल्कि एक पिता की हैसियत से कह रहा हूँ। इस बार विष्णु ना नहीं कह सका और रोते हुए वहां से चला गया। किशोरी लाल की बात सही साबित हुई। वो नए साल का सूरज नहीं देख पाए और उसी रात बिस्तर पर ही उनकी मौत हो गई। किशोरी लाल अपने दोस्त राठौर जी के पास विष्णु के लिए काफी पैसे छोड़कर गए थे और नई नौकरी तो उसे मिलने ही वाली थी, तो अब विष्णु भी तैयार था इस नए साल पर अपनी नई शुरुआत के लिए। गोवा में समुद्र के किनारे सागर नाम का एक लड़का उदास मन से रेत के घर बनाता और तोड़ देता, फिर बनाता फिर तोड़ देता। उसे ऐसा करते देख डेविड नाम का एक आदमी बोला, ए लड़के, यहाँ से हट जा,
हमें यहाँ पर नए साल की तैयारियां करनी है। जल्दी हट। सब सुन लो, यहाँ से वहां तक सभी सजावट जल्दी जल्दी करनी है। ये नया साल क्या होता है अंकल? तुझे नया साल नहीं पता? नया साल यानी कि न्यू ईयर। कल रात हम नए साल में प्रवेश करेंगे और नए साल का जश्न मनाएंगे। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आता होगा नए साल के जश्न में। अंकल, नए साल में प्रवेश करेंगे? मैंने तो कभी भी नया साल नहीं मनाया। क्या मैं भी आपके साथ नए साल का जश्न मना सकता हूँ? गरीब बेसहारा दिखाई पड़ता है, अपने पास ही रोक लेता हूँ। मेरी मदद भी हो जाएगी और नए साल का जश्न भी देख लेगा तो मेरा क्या जाएगा। देख, ये हो सकता है कि मैं तुझे नए साल का जश्न देखने की इजाजत दे दूं, पर मेरी एक शर्त है। बदले में तू सारे झूठे बर्तन साफ करेगा और पूरी पार्टी खत्म होने के बाद झूठे बर्तन और क्रॉकरी उठाकर लाने की जिम्मेदारी तेरी होगी। ठीक है अंकल, मुझे मंजूर है, मैं सारा काम कर दूंगा। सागर देखता है समुद्र के किनारे पर छोटी छोटी सुंदर सी सजावट वाली झोपड़ियां तैयार हो रही हैं। रात के वक्त वहां लोग अपने अपने परिवारों के साथ आना शुरू हो गए हैं। सबने नए नए कपड़े पहने हैं। लाइट, रोशनी, संगीत, खाना पीना, डांस, शोरगुल में सब मस्ती कर रहे हैं। ये देखकर सागर सोचता है, सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं। सबने नए नए कपड़े पहने हैं। अगर ये सब नए कपड़े पहन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकता? सागर, तुझे यहाँ काम पर रखा है ना? चल देख लेना नए साल की पार्टी। आप कुछ देर में जब सब लोग चले जाएंगे, सारे झूठे बर्तन उठाकर ले आना और अच्छे से धोना, नहीं तो भगा दूंगा यहाँ से। डेविड अंकल, ये नए साल की पार्टी अभी और कितने दिन चलेगी? अभी कुछ दिन और चलेगा नए साल का जश्न। फिर तो मैं कुछ दिन और रुक सकता हूँ ना डेविड अंकल? काम करता रहे, मुझे क्या दिक्कत होगी। चल अब बातें बनाना बंद कर और जल्दी जल्दी काम खत्म कर। अगले दिन सागर फिर नए लोगों को पार्टी में धूम मचाते देखता है। अब वो भी उन सबके बीच जाने की कोशिश करता है, पर वो जब अपने कपड़ों को देखता तो यही सोचता, मेरे कपड़े तो गंदे और फटे हुए हैं। बहाने से ये कोल्ड ड्रिंक ले जाता हूँ और कुछ देर मस्ती करके वापस आ जाऊंगा। नए साल के जश्न में लोगों को झूमता देख सागर अपने कदम नहीं रोक पाता। वो बहाने से वहां पहुंचता है। तभी भीड़ में उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे गिर जाती है। एक आदमी उसे लात मारकर गुस्सा करने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया। ये इस पार्टी का मैनेजर कहाँ है? अब क्या हुआ सर? ऐसे लड़कों को नौकरी पर रख लेते हो जिन्हें काम तक नहीं करना आता। ऐसे नौकरों को तो निकाल बाहर करना चाहिए। मेरे कपड़े खराब कर दिए। अगर ये नौकर दोबारा मुझे यहाँ दिख गया तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप गुस्सा मत हो। ये सर, मैं अभी इस लड़के को नौकरी से निकाल देता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए यदि आपको हमारी वजह से कोई परेशानी हुई है तो। चल निकल यहां से। आज के बाद यहां दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल भाग यहां से। गलती हो गई डेविड अंकल, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे नौकरी से मत निकालो, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। तेरी वजह से मेरा नुकसान होगा तो तू भरपाई करेगा क्या? सागर रोता हुआ वहां से चला जाता है और दूर समुद्र के किनारे पर बैठकर रोने लगता है। सागर एक बार फिर डेविड के पास माफी मांगने जाता है। डेविड अंकल, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी गलती नहीं करूंगा। माफ कर दो डेविड अंकल। लेकिन डेविड उसकी तरफ देखता तक नहीं है। सागर मायूस और निराश हो जाता है। इस बात को पूरा एक दिन बीत जाता है। काश मैं उस पार्टी में शामिल ही ना होता। मुझे नया साल मनाने का
कोई हक नहीं है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, नए कपड़े भी नहीं है। मुझे माँ बाबा को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सागर बेटा, आज ये दाल चावल खा ले, कल मैं तेरे लिए कोई अच्छी सब्जी बना दूंगी। माँ, तुम मुझे रोजाना झूठ बोलकर ये दाल चावल खिला देती हो। आज खा रहा हूँ, कल दोबारा मत बोलना। सागर, तू जानता है तेरे बाबा थोड़ी बहुत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, जिससे एक वक्त का खाना बनता है। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं खूब पैसे कमा कर लाऊंगा माँ। माँ बाबा, मैं आपको बिना बताए पैसे कमाने आ गया था। मैंने सोचा था ये नौकरी मिल गई है, अब पैसे जुड़ जाएंगे, पर मेरे से भूल हो गई माँ। मैं अपने आप से किया वादा नहीं निभा पाया। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा समुद्र में डूब रहा है। बचाओ मम्मी डैडी, बचाओ बचाओ मम्मी डैडी, बचाओ। ये किसका बच्चा है? अरे वो सामने वो बच्चा समुद्र की लहरों के बीच डूबता जा रहा है। रुको बच्चे, मैं तुम्हें बचा लूंगा, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। सागर को तैरना आता था, इसलिए उसने बच्चे को बचा लिया और किनारे पर ले आया। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? पेट में पानी भर गया था, मैंने निकाल दिया है, अब होश आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। गॉड ब्लेस यू बेटे। तुम तो वही हो जिस पर कल मैं चिल्लाया था और नौकरी से निकलवा दिया था। ओह, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए सर, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं। मैनेजर, सागर की नौकरी मेरी वजह से छूटी थी। सागर एक होनहार लड़का है, इसे मेरे कहने पर दोबारा नौकरी पर रख लीजिए। सर, सागर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये अब मेरे पास ही रहेगा। मुझे पता है सागर एक बहुत ही होनहार बालक है। सागर, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, ये हम पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। शुक्रिया आंटी, मुसीबत में किसी की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। सचमुच तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं बेटे, और इन्हीं संस्कारों की बदौलत देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। सागर खुश हो जाता है। डेविड सागर को दोबारा नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे सागर की मेहनत और ईमानदारी देखकर डेविड सागर को गोवा में अपने दूसरे होटल की जिम्मेदारी भी सौंप देता है। सागर खुशी खुशी पैसे कमाकर छुट्टी लेकर घर पहुंचता है। सागर, मेरे बच्चे, तू कहाँ था इतने दिन? तेरी माँ का तेरे बिना बुरा हाल है, वहीं मंदिर में बैठी भगवान से तेरी सलामती की प्रार्थना कर रही होगी। माँ देखो, मैं आ गया हूँ, मैं लौट आया हूँ। ये तो मेरे सागर की आवाज है। मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को बिना बताए? माँ बाबा, मैं आपके लिए नए साल की खुशियाँ लेने गया था। मैं जहाँ रहता हूँ, अब आप दोनों भी मेरे साथ रहोगे। सागर अपने माता पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। उस दिन सचमुच सागर अपने माता पिता के लिए नए साल की खुशियां ढूंढ कर ले आया था।